अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन। बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश किया जा चुका है, जिसका हम स्टेप बाय स्टेप जो इम्पोर्टेंट नोट हैं, जो इसमें बातें हैं, उस पे बात कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जनाब क्या मामलात हैं और इनकी हकीकत क्या है। तो इसमें मैं लेके जाता हूँ एक पॉइंट जो पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया जा चुका है और सैलरी पर्सन के मतलब है, जिसको अच्छा खासा नवाजा भी गया है, जिसमें हमने पहले व्लॉग में इसकी वजाहत भी की है कि सैलरी पर्सन को क्या क्या जनाब ऑफर्स दी गई हैं, क्या इंसेंटिव दिया गया है। अब जनाब एक चीज़ बड़ी अहम हुई, मैंने कहा इस पर भी बात कर लें। वो ये है कि जनाब 1 जुलाई से 800 कॉलम वाला जो कि हमारा नॉर्मल टैक्स रिटर्न फॉर्म है, उसको सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात पे, यानी कि 7 उसके कॉलम हो गए और 7 अगर फिगर्स आप देते हैं तो ये आसान और लिखा है जनाब सार्फ दोस्त रिटर्न। और ये किन के लिए है जनाब, ये मैं फिर यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है जनाब, इनका कहने का मतलब ये है कि टैक्स रिटर्न जो फाइलिंग है वो जो कि कंपलसरी है। किन के लिए कंपलसरी है? ऐसे हर सैलरी पर्सन के लिए कंपलसरी है जिसकी माहाना 50 रुपये जिसकी माहाना 50,000 तनख्वाह है या जिसकी सालाना तनख्वाह 6 लाख से ऊपर बनती है। उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब सैलरी पर्सन का बहुत ज़्यादा ये कंसर्न होता है कि जनाब हमारी टैक्स जो सैलरी है उसमें टैक्स भी कट चुका है, तो हम रिटर्न कैसे फ़ाइल करें? इसकी ज़ाहिर है वकील के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करते हैं तो वो अपनी फ़ीस भी चार्ज करेगा। अब ये होता है कि इसको आसान से आसान बनाया जाए। आसान उन्होंने पहले भी बनाया है, टैक्स आसान ऐप में काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा की गई है, आप इजीली फ़ाइल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, आप यूट्यूब पे जाएं, हमने नहीं ऐसी वीडियो बनाई, लेकिन ऐसी बेशुमार आपको वीडियो मिल जाएंगी जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे होते हैं कि जनाब आप यहाँ पे सैलरी लिखें, यहाँ पे खर्चे लिखें और टैक्स रिटर्न जमा करवा दें। लेकिन हुआ क्या है, हमारे पास दर्जनों नहीं 20 इस तरह के ऑडिट्स आए हुए हैं जो कि सैलरी पर्सन के हैं, जिन्होंने टैक्स रिटर्न खुद फाइल की या ऐसे किसी अनाड़ी से फाइल करवाई जो कि ये ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता था, और उसने ऐसी मिस्टेक की कि बजाय उनके 2 या 3 हज़ार रुपये बजाए थे, वो ऑडिट का शिकार हो गए। और ऑडिट को क्लियर करने के लिए आपको पता है अच्छे खासे ना सिर्फ पैसे लगते हैं बल्कि टाइम भी ज़ाया होता है। अब जो लफ्ज़ इन्होंने लिखा ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो लफ्ज़ इन्होंने लिखा है जनाब तनख्वाहदार अफराद। तो जनाब ये जो लफ्ज़ ये जो लफ्ज़ के मायनों पे जो शख्स पूरा उतरता है ना, तो बिल्कुल उसके लिए भले 7 वो 1-2 कॉलम का टैक्स रिटर्न हो, वो फाइल कर सकता है। तो जनाब पहले ये जानना चाहिए कि तनख्वाहदार होता कौन है। जनाब तनख्वाहदार वो होता है कि जो तनख्वाह जिसकी आती है और वो खर्च कर देता है, यूज़ कर देता है, क्योंकि इसके लफ्ज़ी मायने यही है तनख्वाह, यानी कि तन को ढांपने के लिए कपड़े और ज़िंदा रहने के लिए खुराक। ठीक है, ऐसे अफराद की टैक्स रिटर्न में वाकई इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल ये होता है कि तनख्वाह और ये कुछ भी हो, उन्हें कुछ ना कुछ बचत करके वो किसी हाउसिंग स्कीम में या प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, जो किस्तें दे रहा होता है कि आने वाले टाइम में जनाब थोड़े थोड़े पैसों से उसके बच्चों के लिए या अपने लिए घर बन जाए। तो ऐसे बंदे की भी जो टैक्स रिटर्न है वो एक सिंपल सी नहीं रहती, वो सारी चीज़ें इसको उनमें कंसिडर करनी होती है। इसके अलावा अगर पहले से प्रॉपर्टी है तो वो उसका जनाब किराया ले रहा है, या फिर उसने कमेटियाँ डाली हुई हैं, या उसके बहन भाई कोई बाहर हैं तो उसको उनको रेमिटेंस भेज रहे हैं, भले कि वो जो रेमिटेंस या पैसे आ रहे हैं उसके अपने नहीं है, लेकिन उसके अकाउंट में आ रहे हैं। वाला आलम किस वजह से आ रहे हैं वो आप बेहतर समझते हैं कि सैलरी पर्सन को समझदार बंदा समझते हैं कि यार चेक वगैरह लिखने में या ट्रांसफ़र करने में गलती नहीं करेगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी छोटी मोटी जो हमारे माशरे में एक्टिविटीज़ चलती हैं, अगर ऐसा है तो वो बंदा तनख्वाहदार नहीं होगा। उसकी जो टैक्स रिटर्न में वो जो इन्फॉर्मेशन है जो उसके बैंक अकाउंट में आ रही है या प्रॉपर्टी के लेन देन के मामला चल रहे हैं, तो जनाब मैं नहीं समझता कि आप खुद ये 1 या 2 या 3 वीडियो देख के टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे। अगर आप करते भी हैं तो बिलाशुबा इसमें कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर जाएंगे जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बनती है, क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद और 1,000 के चालान भरने के बाद आप फाइलर तो बन जाते हैं,
लेकिन एक टैक्स रिटर्न कम से कम 6 साल के लिए जो आपका ऑफिसर है एफबीआर में, आपका कंसर्न ऑफिसर है, वो चेक कर सकता है। और अगर वो चेक नहीं भी करता तो आजकल जो आईआरएस सिस्टम है, ऑटो जनरेटेड नोटिस आते हैं और बड़े मशहूर नोटिस हैं। 111 का है, 176 है, 122 है। तो अगर ये टाइमली अगर वो ये नोटिस आ भी जाए तो जाहिर है वो किसी वकील या कंसल्टेंट से लिंक अप भी नहीं होगा, तो वो इन चीज़ों को, इस नोटिस को वो रीड भी नहीं कर पाएगा, उसको समझ भी नहीं कर पाएगा कि ये क्या चीज़ है। अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराई होगी तो वो नोटिस अगर गलती हो भी जाती है तो जनाब उसका बर वक्त जवाब दे के इस आने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। तो ये जनाब एक छोटा सा लफ्ज़ था, इसको ज़रूर जहन में रखिएगा कि आसान से आसान भी अगर टैक्स रिटर्न आ जाती है, गोशवारा आ जाता है, तो अगर तो आप ये तनख्वाहदार के जो डेफिनेशन मैंने बताई है वैसे आपको भी पता इसमें आते हैं, तो फिर सो बिस्मिल्लाह आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। लेकिन अगर जैसे ही प्रॉपर्टी या बैंक सेविंग, हाँ बैंक सेविंग आपने पैसे रखे हुए उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो वो उससे बेहतर है कि आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले लें। आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। आप जानते हैं कि हम सैलरी पर्सन से, स्पेशली ऐसे सैलरी पर्सन जिनकी सफिशेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेन देन नहीं है, भले एक प्लॉट हो उसमें कोई किस्तें वगैरह भर रहे हैं, तो हमारे उनके लिए चार्जेस ना होने के बराबर है, बहुत ही कम है। तो जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।